जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। ठीक है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है? जी सर, स्क्रीन भी शेयर हो रही है। चलिए, थैंक यू। अच्छा जनाब, लैब नंबर 9 में बेसिकली हम लोगों ने कोई फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट पे बात की थी और उसमें फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक मेमोरी की भी बात की थी। तो जिसमें हम क्या कर रहे थे कि वो स्टैक के पैटर्न पे हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं, उसमें लोड और जो है ना FSTP का फंक्शन इस्तेमाल किया था हम लोगों ने। तो और उसमें फ्लोटिंग पॉइंट की कुछ कैलकुलेशन भी परफॉर्म की थी अर्थमेटिक, राइट। तो जनाब, आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है कंडीशनल लूप का। जैसे हम लोगों ने कंडीशनल जंप पढ़े थे कि जिसमें कंपेयर का हम लोग ऑपरेटर भी यूज़ करते थे कि जनाब CMP, और फिर आते हैं हमारे पास डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। तो जनाब वाइवा में भी आप लोगों से सवाल किए थे कि जनाब CMP और सब इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। तो जनाब दोनों का काम होता है सब्ट्रैक्शन करवाना, बट CMP क्या करता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा कर डेस्टिनेशन को चेंज नहीं करता, जबकि सब्ट्रैक्शन जो है वो डेस्टिनेशन को चेंज कर देता है, अपडेट कर देता है, राइट। काम दोनों का सब्ट्रैक्ट करवाना होता है सोर्स और डेस्टिनेशन से वैल्यू को। कंडीशनल लूप बेसिकली क्या है कि हमारे पास कितना टाइप, कौन कौन से टाइप के कंडीशनल लूप होते हैं। लूप जेड, लूप ई इंस्ट्रक्शन, ये दोनों हमारे पास इक्वल होती हैं। और इसी तरीके से इन दोनों का आपस में कपल होता है कि लूप एन जेड और लूप एन ई इक्वल और नॉट इक्वल, जीरो और नॉन जीरो का फर्क है। सही। आप लोगों को पता है कि लूप की इंस्ट्रक्शन क्या होती है? कोई बताएगा लूप की इंस्ट्रक्शन क्या थी, जिसको पता है? एक लूप का हम लोग लूप पढ़ा था ना हम लोगों ने, लूप और JMP में क्या फर्क था? जनाब फर्क हमारे पास ये होता है कि लूप इंस्ट्रक्शन ECX की वैल्यू को देखता है और उतना ही टाइम नंबर ऑफ आइट्रेशन चला देता है। हर आइट्रेशन में ECX की वैल्यू क्या होती है जनाब? डिक्रीमेंट होती है, और हमारा लूप जो है ना उतने नंबर ऑफ टाइम चलता है। बट लूप की इंस्ट्रक्शन में हमारे पास ये था कि भाई अगर ECX की जीरो वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो हो गई तो लूप ब्रेक हो, यानी लूप चलेगा ही उतने टाइम जितने ECX में वैल्यू होगी। लेकिन जनाब अब जो हमारे पास कंडीशनल लूप है ना, इनमें उस लूप के साथ साथ एक एडिशनल कंडीशन भी है। और वो कंडीशन क्या है? अब दोनों का सिंटैक्स आप देखें, यहाँ पर आप लूप ई लिखेंगे जैसे हम लोग नॉर्मली क्या लिखते थे यहाँ पर, कि अगर फॉर एग्जांपल मूव ECX की वैल्यू अगर 5 है, तो जनाब मैं अगर यहाँ पर लेवल 1 एक बना देता हूँ और इसमें लिखता हूँ मूव EAX, या बल्कि मैं इसके ऊपर लिखता हूँ मूव EAX कॉमा 1, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको इंक्रीमेंट INC EAX, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ लूप L1। ठीक है। तो तो मेरे पास यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल राइट इंटीजर, कॉल वेट MSG। तो यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आएगा। तो जनाब मेरे पास आउटपुट आएगा 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए कि मेरे पास आउटपुट किस तरीके से आ रहा है, लूप की इंस्ट्रक्शन के थ्रू। ECX में क्या वैल्यू है? 5। हमने इनिशियलाइज करवा दिया EAX को, किससे? हमने EAX को जनाब 1 से इनिशियलाइज करवा दिया। अब सबसे पहले लूप जब ये चलेगा तो पहले 1 प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद लूप देखेगा कि भाई CX की वैल्यू अभी नॉन जीरो है। 5 के बाद एक वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीमेंट हो जाएगी।
तो अगर मैं यहाँ पर इसको रन टू कर्सर करके चलाऊं तो जनाब मेरे पास कुछ इम्प्लीमेंटेशन ऐसी होगी। जब मैं फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को देखूंगा तो यहाँ पे ECX इनिशियलाइज हो गया, किससे इनिशियलाइज हो गया ये जनाब ये 5 से। इसी तरीके से EAX की बात करेंगे तो EAX 1 से इनिशियलाइज हो गया। 1 से इनिशियलाइज होने के बाद हमने यहाँ पर सिंपल लूप लगाया, एक लेवल, ये बेसिकली कहलाता है डेस्टिनेशन, कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन चाहे वो जंप की हो या लूप की हो, उसके बाद हम देते हैं डेस्टिनेशन, और वो डेस्टिनेशन कहीं भी या तो ऊपर बना हुआ हो या नीचे बना हुआ हो, वहां पे आपका कर्सर पॉइंटर को ले जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने डेस्टिनेशन बनाया कहाँ पे, चेक यहाँ पे बनाया, और हम लूप के बाद इंक्रीमेंट के बाद क्या कह रहे हैं कि वापस इस चेक पे ले जाओ। इस चेक पे ले जाएगा तो दोबारा से ये दोनों लाइन ऑफ कोड जो है वो रन हो जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर अपना पहला आउटपुट देखूंगा तो मेरे पास यहाँ पर पहला 1 प्रिंट हो चुका, +1। अब उसके बाद आप CRLF करके लाइन ब्रेक करवा लो तो नीचे लाइन पे तमाम काउंटिंग आ जाएगी। इंक्रीमेंट EAX की वैल्यू 2 हो गई। अब ये कह रहा है कि लूप, अब ये लूप की वैल्यू भी 5 है ना, जैसे यहाँ पे लूप की इंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो ये CX की वैल्यू 5 से क्या हो जाएगी, एक लेस हो जाएगी। अब जो है ये दूसरी आइटरेशन चलने जा रही है, 2 प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट हो गया 3 से, फिर यहाँ पर दोबारा से लूप घूम जाएगा। अब ये कितने, जब तक कि 0 नहीं हो जाएगा तब तक ये आइटरेशन चलते रहेंगी। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पर जनाब जैसे यहाँ पर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर लूप ब्रेक हो जाएगा। अब ये छठी आइटरेशन नहीं लेगा, तो जनाब मेरे पास यहाँ पर काउंटिंग प्रिंट होगी, राइट। तो जनाब मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि भाई ये तो सिंपल लूप इंस्ट्रक्शन है, लेकिन हमारे पास जो है अब लूप है Z और लूप है E। अब ये दो इंस्ट्रक्शन क्या है और इनमें इजाफी इंस्ट्रक्शन क्या है कि भाई क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज यूजफुल व्हेन स्कैनिंग एन एरे ऑफ फॉर द फर्स्ट एलिमेंट दैट डज नॉट मैच टू द गिवन वैल्यू। इसका मतलब ये है कि भाई आप ये वाली ये चीज़, ये लूप जो है वो आप किन कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, जबकि जब आपको एरे के कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स को क्या करवाना हो, मैच करवाना हो अपनी डिज़ायर वैल्यू के साथ। यानी फॉर एग्जांपल मेरा एरे जो है वो 1 2 3 4 5 है। अब ये तो एलिमेंट हैं एरे के, अगर मुझे हर एलिमेंट को अपनी एक कांस्टेंट वैल्यू से, यानी अब मेरे पास भी तो यूज़र इनपुट है ना, अब मेरे पास यूज़र इनपुट फॉर एग्जांपल 10 है। अब मुझे जनाब ये करना है कि भाई मुझे कंपेयर करवाना है अपनी वैल्यू से एरे की वैल्यू को, तो हम यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले सेंटेक्स आप यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ है लूप के बाद डेस्टिनेशन, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था लूप के बाद डेस्टिनेशन, ये सेंटेक्स है। अब किस डेस्टिनेशन पे कौन सा कोड पड़ा हुआ है ये हमारी अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आता है। लॉजिक क्या है जनाब लूप ई और लूप जेड की। देखें, अगर हमारे पास हमेशा CX की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर हमारे पास CX की वैल्यू 0 है, ग्रेटर देन 0 है, और जो हमारा 0 फ्लैग है यानी फ्लैग की वैल्यू है 1, तो जनाब हमारे पास ये दोनों लूप चलेंगे, लूप Z और लूप E। अब ये लूप E लगा लो या लूप Z लगा लो, लूप E इसके लिए है, और जनाब हमारे पास लूप Z जो है वो हमारे पास इस कंडीशन के लिए। तो ये हमारे पास लॉजिक है कि भाई अगर ECX की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, और इजाफी जो कंडीशन है वो ये है। अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि जो ये वाला लूप जो है वो तब तक के चल रहा था जब तक कि ECX की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी। अब लूप तो चल रहा था, लेकिन इन दोनों में इजाफी कंडीशन क्या है कि भाई 0 फ्लैग की वैल्यू अगर 1 होगी तब जाके ये वाले लूप चलेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई जीरो फ्लैग की वैल्यू जो है वो 1 होगी। अब इसी तरीके से जनाब हमारे पास अगले लूप हैं कि भाई लूप NZ और लूप NE। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, फिर एक एग्जांपल लेते हुए चलते हैं कि भाई लूप NZ की। लूप NZ दोनों का सेंटेक्स उसी तरीके से जैसे सिंपल लूप का है। लूप के बाद आप डेस्टिनेशन लगा दो, डेस्टिनेशन कोई भी लेबल होगा, सही है। जैसे कि यहाँ पर लेबल क्या है, L1 है।
तो अब जनाब हमारे पास लॉजिक इसकी क्या है कि भाई ECX की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है और जीरो फ्लैग की वैल्यू अगर 0 है, ECX की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और साथ साथ क्या होनी चाहिए, जीरो फ्लैग की वैल्यू 0। अब ये कब होगा कि भाई जीरो फ्लैग 1 कब होगा और जीरो फ्लैग 0 कब होगा, जिसकी बिहाफ पर ये वाले लूप चलेंगे। तो जनाब अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को समझते हुए चलेंगे कि भाई कहानी क्या है। अब यहाँ पर हमारे पास देखें, द फॉलोइंग कोड फाइंड द फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू इन एन एरे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ये करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक एरे है, ये सही है, ये एक एरे है। अब आप यहाँ पे देखिए कि इस एरे को हम यहाँ से उठा के कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर लेते हैं इधर। अब जनाब यहाँ पर नोटिस कीजिए, एरे के नाम से हमारे पास एक वेरिएबल है। एस वर्ड हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज हैं जो कि नेगेटिव है, साइन वैल्यू है, तो हमने एस वर्ड लिख लिया। एस वर्ड का क्या मतलब है, 16 बिट। तो ये एरे कितने बिट का होगा, 16 बिट। अगर 32 बिट का होता तो जनाब यहाँ पर एस डी वर्ड होता। हमने यहाँ पर 16 बिट का एरे लिया। अब जिसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कि जैसे कि -3, -6, -1, -10 के बाद फिर पॉजिटिव। अब जनाब हमारे पास एग्जाम्पल क्या थी कि पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करो, फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू, सही है। ये नहीं कहा हुआ कि पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पर पहली पॉजिटिव वैल्यू इस एरे में कौन सी है, हमें देख के पता चल रहा है कि जनाब ये वाली फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू है। बाकी इससे इससे पहले की तमाम वैल्यू क्या है आपस में नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं तो अब मुझे बताइए, मैंने यहाँ से साइन हटा दिया, तो मुझे बताइए कि फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होगी इस एरे में। 10 होगी सर, 10 फर्स्ट पहली पॉजिटिव पॉजिटिव। वैल्यू नोटिस कीजिए, एरे को नोटिस कीजिए दोबारा। सर 1। 1 सही है, यहाँ से मैंने माइनस हटा दिया। तो जनाब फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास इस टाइम 1 होगी। ठीक है, हम वापस इसको यहाँ पर ले आते हैं। अब हम यहाँ पर इसी एग्जाम्पल के तहत चलेंगे। अब ये किस तरीके से वर्किंग होगी। अब एक और वेरिएबल ले लिया जनाब सेंटिनल के नाम से, जिसमें हमने साइन कर दिया 0, सही है। अब यहाँ पर ये डाटा में हमने ये एक एरे ले लिया। अब ये सेंटिनल आप लिखो या ना लिखो, इट्स अप टू यू। फिलहाल हम यहाँ पर नहीं लिख रहे क्योंकि आगे हमारे पास इस्तेमाल नहीं होगा, जब होगा तो देख लेंगे। अभी सिंपल हमने एक एरे बना दिया जिसमें हमने एलिमेंट बता दिया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है जनाब कि हमें इस पूरे एरे में से फाइंड करना है कि पहली पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, सही है। तो हाउ इज इट पॉसिबल। तो जनाब यहाँ पर देखिए, सबसे पहली इंस्ट्रक्शन इन्होंने क्या लिखी, और जो हमारे लिए भी नई इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर ये देखिए पहली इंस्ट्रक्शन इन्होंने क्या लिखी, मूव ESI, उसके अंदर ऑफसेट किसका दे दिया, ऑफसेट एरे का। ESI क्या करता है, तमाम हमारे पास जो एरेज होते हैं ना उनके इंडेक्सेस को रीड करता है, सही है। ये एक पॉइंटर रजिस्टर है बेसिकली इंस्ट्रक्शन ESI कि भाई एरे के अंदर एरे के पूरे एरे का तमाम ऑफसेट हमने इसको दे दिया। ऑफसेट क्या लेके आता है, इस एरे का एड्रेस लेके आएगा। एड्रेसेस क्या होते हैं जनाब, इंडेक्स। तो हमारे पास तमाम इंडेक्सेस पूरे एरे के जो है वो ESI में स्टोर हमने करवा दिए। अगली इंस्ट्रक्शन क्या है, लेंथ ऑफ की इंस्ट्रक्शन कौन बताएगा जनाब, हमने लैब नंबर 8 में इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ा था वाइवा से पहले। व्हाट इज लेंथ ऑफ। सर एरे की जितनी लेंथ है सर वो बता देगा, यानी हर एक ठीक है, एलिमेंट काउंट करके। अगर मैं इसका ऑल्टरनेटिव अगर आप लोगों से पूछूं तो आप क्या बताएंगे, लेंथ ऑफ का ऑल्टरनेटिव। सर डॉलर माइनस सर डॉलर कुछ माइनस, वेरी गुड, सही है, सिंबॉलिक कांस्टेंट विच इज डॉलर। अब ये डिपेंड करेगा कि भाई एरे किस साइज का है। तो हमारा एरे जो है वो 16 बिट का है, तो जनाब हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से।
तो वो लेंथ आ जाएगी, डॉलर माइनस एरे डिवाइड बाय 2, तो वो लेंथ के वेरिएबल में आपका साइज आ जाएगा। आप या तो वो कर लो या तो आप लेंथ ऑफ की कमांड लिख लो। तो ऑल्टरनेटिव जनाब इसका इस तरह हो सकता है इफ़ यू वांट कि अगर मैंने यहाँ पर LENG के नाम से एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने जनाब किया कि भाई डॉलर माइनस मेरे पास एरे क्या था ये, और विच इज डिवाइड बाय 2। सही है। अब 2 क्यों करूंगा जनाब, क्योंकि 16 बिट है, 16 बिट का मतलब होता है 2 बाइट, ऐसा ही है ना। तो फिर यहां पर आप जाकर ECX के अंदर आप लेंथ का वेरिएबल पास कर दो, तो बात बराबर है। ठीक है जनाब। तो अभी हम फिलहाल ये 2 लाइन ऑफ कोड को हम कमेंट आउट कर रहे हैं और जो है वो इधर फॉरवर्ड कर रहे हैं। अभी हमारे पास ये काम की नहीं जनाब। लेंथ ऑफ कर दिया। अब एरे के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसकी लेंथ किस में आ गई, ECX में आ गई। तो अब इसका मतलब ये है कि काउंटर पता चल गया लूप कितनी दफा चलना चाहिए। अगर मैं लूप की बात करूं, सही है, तो लेंथ ऑफ क्या लेके आएगा, हाउ मैनी लेंथ ऑफ एन एरे ECX। तो ECX को इनिशियलाइज कर देगा ये किससे, उतनी लेंथ ऑफ एन एरे से। तो जितनी लेंथ होगी उतनी दफा हमारा लूप चलना चाहिए। अब जनाब अगली इंस्ट्रक्शन क्या लिखी कि यहां पर इन्होंने एक लेबल बनाया, नेक्स्ट का एक लेबल बना के छोड़ दिया। अब उस लेवल के अंदर जनाब हमारे पास अगली एक नई इंस्ट्रक्शन आ रही है, वो ये आ रही। अब इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है देखें जनाब। अब यहाँ पे हमने टेस्ट, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि सबट्रैक्ट और कंपेयर की, तो दोनों का काम क्या होता है, सबट्रैक्ट करवाना। इसी तरीके से टेस्ट एक ऑपरेशन होता है जिसका जिसका काम होता है एंड परफॉर्म करना। एंड का क्या मतलब है कि भाई अगर 2 कंडीशन है तो दोनों का ट्रू होना जरूरी है। एक तो कंडीशन है ही एक, लेकिन अगर एक से ज्यादा कंडीशन है तो उनका दोनों का ट्रू होना क्या जरूरी है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो टेस्ट का एक वेरिएबल है ना, वर्ड इसकी टाइप है। अब ये PTR क्या है, PTR के अंदर ब्रैकेट में इन्होंने लिखा हुआ है ESI। उसके बाद यहाँ पर इस वर्ड का क्या मतलब है जनाब, ये यूजर इनपुट है, ये यूजर की अपनी वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने क्या बात की थी कि जनाब हम जब इसकी बात करेंगे लूप NZ की, तो इट इज यूजफुल व्हेन स्कैनिंग एलिमेंट फॉर द फर्स्ट एलिमेंट मैच विद द गिवन वैल्यू। अब ये जो गिवन वैल्यू है जनाब वो क्या है, वो ये है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे कौन बताएगा कि ये वैल्यू किस साइज की है और किस टाइप की है। साइज भी बताइए और टाइप भी बताइए। टाइप के आ गई हेक्सा, ठीक है भाई, H से पता चल गया ये जो हमारे पास इसका सर 2 बिट की वैल्यू है एकदम। 2 बिट की वैल्यू है। 2 बिट का मतलब 2 बिट की वैल्यू है। सर 2 बाइट, सर हेक्सा की वैल्यू है ना सर। वो तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर निबल्स काउंट करो ना। सर वो कॉल की सर थ्योरी वाली क्लास में पढ़ा था हमने सर, सर ने कहा था कि हेक्सा की होगी तो सर वो मतलब कि 2-2 का पेयर बना के काउंट कर लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर देखिए एक पेयर और ये 2 पेयर। एक पेयर कितने बाइट का होगा, 1 बाइट। दूसरा यस सर। 1 बाइट। तो कितने यस बाइट सर। की हो गई, 2 बाइट। इसका मतलब 32 बिट नंबर है। तो यस सर इसमें सही। अगर मैं एक नंबर की बात करूं तो जनाब एक नंबर 4 बिट का हुआ, ठीक है। तो यस। यहाँ पर जनाब 4 4 8 8 4 12 और 12 और ये 4 कितने हुए, 16 बिट। 16। ठीक है। अब हमें यहाँ पे पता है कि जनाब यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू है, हमें इस वैल्यू को मैच करना है अपने फर्स्ट
एलिमेंट ऑफ एन एरे। अब ये मेरे पास मेरी अपनी वैल्यू है और इस वैल्यू को हमें मैच करना है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। अब ये ESI क्या है, मैंने आपको बताया था, इसके अंदर तमाम एड्रेसेस हैं एरे के, और PTR क्या करता है कि जो भी जिस एड्रेस पर काम हो रहा होगा उसकी वैल्यू उठाकर टेस्ट में ले जाएगा। सही है, क्योंकि आप यहाँ पे देखें ना, एरे की टाइप क्या है, वर्ड। वर्ड का मतलब ये है, जी शकील कुछ कह रहे हो आप? सर ये 8000 दोबारा बता दें, समझ नहीं आया। यूजर इनपुट देखो है, क्या है ये? ये मेरी डिजायर वैल्यू है, मैं ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब मुझे अपनी इस वैल्यू को मैच करवाना है एरे की फर्स्ट वैल्यू से, और डिसीजन लेना है कि आइदर दिस नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास मेरा एरे किस टाइप का था, 16 बिट का था। अब यहाँ पर टेस्ट का जो वेरिएबल है 16 बिट का है। ESI की जो वैल्यू आएगी, जो जिस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी, PTR क्या करेगा, उस वैल्यू को पिक करता है। ये बेसिकली एक पॉइंटर का काम करता है कि एरे के अंदर जो भी ESI क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा होता है, वो बेसिकली ESI के अंदर उस स्पेसिफिक किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स होता है। उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी, PTR उस वैल्यू को पिक करता है। राइट। अब जनाब हमारे पास यहाँ पर क्या कहानी है मजीद के, अब मैं ये कह सकता हूँ कि अब मुझे अपनी इस वैल्यू को कंपेयर करवाना है इससे, और डिसीजन लेना कि आइदर -3 इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये कैसे पता चलेगा? अब अगली इंस्ट्रक्शन इन्होंने जनाब ये लिखी कि पुश FD। अब ये भी एक नई इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगली इंस्ट्रक्शन लिखी पुश FD। पुश का मतलब तो हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं स्टैक यूज हो रहा है, लेकिन ये FD का मतलब क्या है जनाब? ये होता है फ्लैग। हमारे पास एक रजिस्टर होता है, अगर मैं यहाँ से अभी फिलहाल कमेंट आउट करूँ, सिर्फ एक आपको रजिस्टर की शक्ल दिखाऊं कि भाई कौन सा रजिस्टर होता है, तो उसको चेक करते हैं। जनाब यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे ना तो फ्लैग आएगा, क्योंकि फ्लैग रजिस्टर मेरे पास खुले हुए हैं। फ्लैग रजिस्टर तमाम ये होते हैं। इसमें आप यहाँ पे देखिए जीरो फ्लैग कौन सा है। सही है, क्योंकि हम यहाँ पर लूप NZ की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये जीरो फ्लैग की बात होगी। अब यहाँ पर ये FD का मतलब होगा जो भी जीरो फ्लैग के अंदर वैल्यू होगी वो स्टैक में पुश करवा देगा फॉर द टाइम भी, क्योंकि डिसीजन तो इसके 0 और 1 पे होगा ना। अगर 0 वैल्यू होगी फ्लैग रजिस्टर में तो डिसीजन होगा, अगर 1 वैल्यू होगी तो भी डिसीजन होगा। तो 0 और 1 फॉर द टाइम बीइंग हम यहाँ पर पुश करवाते हैं स्टैक में। और जनाब स्टैक में नहीं, डंप रजिस्टर से जनाब हमारे पास वो आते हैं सिर्फ जनरल पर्पस रजिस्टर्स। तो अब यहाँ पर हमारे पास इसको स्टॉप करते हैं और अपने सारी इंस्ट्रक्शन को, तो जो भी इंस्ट्रक्शन होगी तो इसके बाद डिसीजन होगा, जो भी इस टाइम फ्लैग में होगा वो स्टैक में पुश हो जाएगा। अब अगली इंस्ट्रक्शन इन्होंने क्या लिखी कि भाई ऐड करवा दो ESI टाइप एरे। अब इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है जनाब? देखिए, जब भी एरे की एक वैल्यू उठ के आ जाती है ना, तो ESI के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि आप मूव कर जाओ दूसरे एलिमेंट पे। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या हुआ कि पॉइंटर पहले इस इंस्ट्रक्शन पे था, इसने इस वैल्यू को भेज दिया। फिर हम कह रहे हैं कि भाई ESI आप मूव कर जाओ अगले इंडेक्स चेक करने के लिए। जब हम लोग इसको चेक करेंगे तो ESI जो है वो किस में चले गया, ऐड हमने कर दिया ESI टाइप ऑफ एरे, अगले अगले इंडेक्स पे चले गया ESI। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई अगली इंस्ट्रक्शन हमने जो फ्लैग की वैल्यू पुश करवाई थी स्टैक के अंदर, वो हम वापस पॉप करवा रहे हैं डिसीजन लेने के लिए। अब उसके बाद यहाँ पर ये देखिए कि अब यहाँ पे आएगा डिसीजन, कि अगर लूप की वैल्यू पॉप होगी स्टैक से वैल्यू, फ्लैग में जो भी वैल्यू होगी, अगर वो वैल्यू नॉन जीरो हुई यानी 1 हुई, तो जनाब ये वापस
इसमें चले जाएगा और इसका मतलब ये होगा कि वो अगले एलिमेंट को चेक करेगा। लेकिन अगर कहीं भी इसको वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि लूप की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो ये अब लूप ब्रेक कर देगा। मैं इसको पूरी अभी थ्योरेटिकल भी बताता हूँ आप लोगों को, पूरा कॉम्प्लीमेंट 1 फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट भी निकाल के आप लोगों को बताता हूँ, टेंशन नॉट। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं उस पर आप लोग कंसंट्रेट करो। अब अगली इंस्ट्रक्शन क्या आ गई कि भाई एक यहां पर हमने कह दिया कि अगर जंप नॉट 0, जंप कर जाओ जब 0 फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, नॉन 0 होगी। नॉन 0 का मतलब 1 होगी, तो क्विट पे क्या कर जाओ, जंप कर जाओ। अब क्विट जनाब हमने यहां पे बना दिया कि भाई प्रोग्राम को क्विट कर दो। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमें यह भी तो फाइंड करना है कि भाई लूप ब्रेक हुआ है तो कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आई है तभी तो ब्रेक हुआ है। अब वो कौन सी पॉजिटिव वैल्यू है, जब हमारे पास ESI पॉइंट कर देगा और इसमें भेज देगा टेस्ट में, तो ESI मूव कर जाएगा नेक्स्ट वैल्यू पे। हमें ESI को वापस लेके आना है बताने के लिए कि जनाब कौन सी पॉजिटिव वैल्यू थी जिसकी वजह से लूप ब्रेक हुआ है। तो यहां पर हम JNZ के बाद यहां पर इससे पहले हाँ, यहां पर एक इंस्ट्रक्शन ये लिखेंगे कि भाई वापस एक स्टेप पीछे लाने के लिए हम वापस लिखेंगे सबट्रैक्ट ESI कॉमा टाइप एरे। टाइप एरे। तो अब जना अगर मैं ये वाली इंस्ट्रक्शन नहीं लिखूंगा ना तो पॉजिटिव वैल्यू, फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू ये होगी, लेकिन वो मुझे लाके कौन सी वैल्यू देगा, ये देगा। तो मुझे उससे पहले वाली वैल्यू पे लाना, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन के बाद हमने कह दिया था कि भाई मूव कर जाओ नेक्स्ट वैल्यू पे। तो जब हमारे पास उससे पहली वाली वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो हमें वापस उसको बुलाना है कि जनाब पीछे आ जाओ और बताओ कौन सी वैल्यू थी, क्योंकि लूप ब्रेक हो चुका है। सही, अभी हम प्रिंट नहीं करवा रहे, अभी हम प्रिंट नहीं करवा रहे। अब उसके बाद यहां पर मेरा ये है प्रोग्राम खत्म। अब ये इसका वर्क फ्लो जनाब क्या है, अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर नोट पैड की बात करता हूँ, सही। अब क्योंकि ये वाली वैल्यू जो मेरी कांस्टेंट वैल्यू है वो हर एलिमेंट से मैच करेगी ना, हर एलिमेंट से क्या करेगी, मैच करेगी। अगर मैं यहाँ पर बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 3 की, अच्छा आप लोगों को नोट पैड विजिबल हो रहा है भाई? अगर मैं यहाँ पर 3 की बात करता हूँ तो 3 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 3 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 11। ठीक है, और अगर मैं किसी 16 बिट के रजिस्टर में 3 पुश करूंगा तो जनाब हर वैल्यू के लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, मुझे 14 जीरो लगाने पड़ेंगे इससे पहले। 1 2 3 4 ये एक वैल्यू, 1 2 3 4 ये दूसरा वैल्यू। क्योंकि आप यहाँ पे देखें ना, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल EAX रजिस्टर की यानी AX रजिस्टर की बात करता हूँ तो AX रजिस्टर कितने साइज का होता है, AX रजिस्टर जनाब 2 बाइट का होता है। 2 बाइट का मतलब ये है कि जनाब 8 निबल्स। अब उसमें जो भी एक वैल्यू होगी उसकी अपनी 4 बिट्स होंगी। सॉरी, मैंने यहाँ पर 4 निबल्स, 4 निबल्स। तो उसकी जो हर वैल्यू होगी अपनी एक निबल जो होगी जनाब वो किस केस के आप होगी। अगर मैं 1 निबल की बात करूं तो जनाब वो 4 0 की बात होगी। ठीक है, 4 टाइम 0 की बात होगी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 3 को हम फॉर सपोज मैं 3 की बात करता हूँ, 3 का हमें पता है कि बाइनरी नंबर क्या होता है, 11। अगर मैं एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ मूव AX 3, तो अब यहाँ पर मुझे बताइए जो मेरा रजिस्टर होगा फॉर एग्जांपल वो ये होगा। ठीक है,
जो मेरा रजिस्टर होगा वो ये होगा। अब उसमें जो मेरी वैल्यू जाएगी वो बिल्कुल लोअर साइड में जाएगी, लोअर साइड में जाएगी। तो कहीं यहाँ पर जाके जो है वो इस निबल में जाके सेव होगी। तो अगर मैं यहाँ पर अपने 16 बिट की बात करूं तो मेरे पास हर नंबर में, ये देखिए अगर इसी की बात करूंगा, ये 8000 है, ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर 8 की बात करूं तो 8 का बाइनरी क्या होता है 1, ये ठीक है। और अगर मैं 0 की बात करूं तो 8 के बाद अगर एक 0 है तो इसका मतलब ये है कि जनाब मेरे पास 0 का ये नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास 8 के बाद अगर एक और 0 है, एक और 0 है, तो जनाब मेरे पास यहाँ पर एक और वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें जो हर डिजिट है वो बेसिकली 4 बिट का है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 की बात करूं और बात कर रहा हूँ किसकी, उसकी बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर एक और 4 की बात, एक और 0 की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4। तो आप ये तमाम निबल्स को कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 8 12 16, 16 0 आ गए, 16 वैल्यू, तो 16 नंबर ऑफ जीरो आ गए। अगर मैं यहाँ पर इस 3 की बात करूं तो 3 में भी तो जनाब मेरे पास एक वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल लोअर पार्ट में जाती है वैल्यू। इसी तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी, और जनाब इसी तरीके से। तो यहाँ पर नोटिस कीजिए जो मेरा रजिस्टर जो बनेगा वो बेसिकली बाइनरी में ऐसे बनेगी वैल्यू। अब हमें क्योंकि कैलकुलेशन करनी है कि कैसे पता चलेगा कि भाई अगर जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू होगी और अगर आप उसको कंपेयर करवाओगे अपनी वैल्यू से, और अगर ये नेगेटिव वैल्यू होगी तो आप सबसे पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। हम किसी भी नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो जनाब हम यहाँ पर इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में जनाब क्या होता है कि जो भी वैल्यू होती है, अगर मैं यहाँ पर उसकी बात करूँ, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू, अब ये मेरे पास, अब जो भी वैल्यू होगी, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है कि जो भी 0 होंगे वो 1 में हो जाएंगे और जो भी 1 होंगे वो 0 में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 1 1 1 1 1 1 1 1, इसी तरीके से 1 1 1 1, और जनाब यहाँ पर 1 1 0 0। अब इस तरीके से ये मेरा नंबर क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया। पॉजिटिव नंबर के बाद अब हमें अगला काम क्या करना है जनाब, हमें निकालना है टूस कॉम्प्लीमेंट इसी नंबर का। टूस कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू -2। कैसे निकालेंगे जनाब टूस कॉम्प्लीमेंट में, टूस कॉम्प्लीमेंट इसका कैसे निकालेंगे, तो जो आपके पास नंबर है इनमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो हमारे पास नंबर बनेगा 1 1 1 1 1 1 1 1, और जनाब ऐड करने के बाद 0 के बाद हमें ये नंबर बनेगा। तो ये मेरे पास आ गया टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ -3। टूस कॉम्प्लीमेंट किसका जनाब, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -3 का टूस कॉम्प्लीमेंट। तो ये नंबर आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारा अपना नंबर क्या था, ये वाला नंबर। तो मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करवाऊंगा किसके साथ, 8000H के साथ कंपेयर करवाऊंगा, और विच इज इक्वल टू, कंपेयर करवाने के बाद अब मैं यहाँ पर जो मैंने नंबर लिखा था 8 क्या होता है मेरे पास, ये हो गया। उसके बाद 0 0 0 0, फिर उसके बाद 0 0 0 0, और उसके बाद 0 0 0। अब जनाब कैसे पता चलेगा, अब ये मेरे पास क्या आ गया, जो भी नेगेटिव नंबर होता है एरे के अंदर, अगर उसको किसी अपने कांस्टेंट वैल्यू से अगर कंपेयर करना है तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, उसको
पॉजिटिव बनाना पड़ता है, पहले उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, सही है, और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं कैसे कि जो हमने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लिया उसमें 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करने के बाद अब यहाँ पर देखा जाएगा इन दोनों के दरमियान, देखा जाएगा इन दोनों की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो अगर सेम हो गई तो इसका मतलब ये है जनाब कि मेरे पास जीरो फ्लैग जो है वो क्या हो जाएगा, 0 और 1। अगर मेरे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या हो गई बिट आपस में, तो ये मेरे पास 0 फ्लैग क्या हो जाएगा। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपस में सेम हुई तो जनाब मेरे पास 0 फ्लैग क्या हो जाएगा, 0। तो अब यहां पर हम लोग कंपेयर कर रहे थे जनाब -3 को, तो मुझे बताइए कि जब इस वाली कंडीशन में हमें ये डिसीजन मिलेगा कि जनाब 0 फ्लैग जो है वो 0 है, तो मुझे बताइए कि ये वाला लूप ब्रेक हो जाएगा या ये वाला लूप नेक्स्ट आइटरेशन पे चले जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइटरेशन पे चले जाएगा। नॉन जीरो है, यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई लूप नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो है तो वो नेक्स्ट पे चले जाएगा। तो जनाब ये लूप दोबारा से घूम जाएगा और फिर चेक करेगा अगली वैल्यू। अब अगली वैल्यू भी जनाब अगर हमारे पास -6 है तो यकीनन मेरे पास 0 फ्लैग इसी तरीके से क्या आएगा, इसी तरीके से क्या आएगा मेरे पास 0 आएगा। अब हम कंपेयर करते हैं जनाब पॉजिटिव वैल्यू को, मैं यहाँ पे कंपेयर करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट में। अब मेरे पास अब इस 0 फ्लैग का मतलब पता क्या है, अगर मैं यहाँ पर लूप nz करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि इफ ECX जो है वो ग्रेटर देन, if ECX इज ग्रेटर देन 0 एंड उसके बाद 0 फ्लैग इज इक्वल टू 0। ठीक है जनाब, इसका ये मतलब है। अब इसी तरीके से जनाब हमारे पास अब आगे आगे चलते चलते ये वाली आइटरेशन जो है वो लूप इतने टाइम चलता जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास आ गया एरे के अंदर पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर कौन सा है, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है, हमें कॉम्प्लीमेंट कब लेना पड़ेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट कब लेना पड़ेगा, जब नेगेटिव नंबर होगा। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ गया, अब पॉजिटिव नंबर ये है कि 10 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 10 हमारे पास क्या होता है, अगर हम यहाँ पर जनाब 10 की बात करें तो 10 नंबर हमारे पास क्या होता है बाइनरी में, जी बाइनरी में 10 कैसे लिखते हैं, नहीं बाइनरी में, हेक्सा में नहीं पूछ रहा, बाइनरी में 1010, ठीक है 1010। अब ये अगर मैं 10 की बात करूं तो जनाब 10 जो है वो मेरे पास 4 बिट का नंबर है 1010, और अगर हम 16 बिट के रजिस्टर में इसको